Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss chapter number 3 चुनाव और प्रतिनिधि राजनीतिक। ये जो टॉपिक है हमारा ये राजनीतिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का है, चैप्टर नंबर 3। और इसके जो नोट्स हैं वो आपके सामने हैं बेटा। और यदि आपको कुछ डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, किसी भी टाइम कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो कमेंट का जवाब है वो ज़रूर दूंगा। और इनके अलावा भी आपको यदि कोई समस्या लगती है तो आप मेरे को बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है कि चुनाव और लोकतंत्र शासन व्यवस्था का आधार माना जाता है। बिना लोकतंत्र के चुनाव और चुनाव के बिना लोकतंत्र है वो संभव नहीं है। यहाँ से दो चीज़ सामने आई हैं बेटा। एक चीज़ जो वो है वो ये है कि लोकतंत्र के बिना चुनाव है वो हो नहीं सकते और चुनाव के बिना लोकतंत्र भी संभव है वो नहीं है। शासन प्रत्यक्ष रूप से लोगों की भागीदारी सर्वोत्तम शासन व्यवस्था का आधार माना जाता है। कि जो शासन का सबसे जो अच्छा प्रारूप माना जाता है वो माना जाता है प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष। परंतु जनसंख्या वृद्धि तथा राज्यों का आकार विशाल होने के कारण जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यों में भाग नहीं ले सकती। इसलिए प्रतिनिधि लोकतंत्र को शासन का आधार बनाया गया है। इसी के साथ प्राचीन यूनान के नगर राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। कि क्या माना गया है कि ये बताया गया है बेटा कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है प्रत्यक्ष रूप से जो भागीदारी है वो होनी चाहिए लोगों की, पर ऐसा आज संभव है वो नहीं है। दो कारण हैं उसके। एक तो जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, दूसरा जो कारण है वो है राज्यों का जो आकार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इन चीज़ों के कारण क्या हो रहा है कि हर एक व्यक्ति है वो सरकार के कार्यों में भाग है वो नहीं ले सकता। तो इसीलिए जो चुनाव हैं वो कराए जाते हैं। प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है वो अनेक प्रकार की होती है, जैसे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और इसके साथ साथ एक दलीय प्रणाली। मतलब काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जो प्रणाली है वो आपको देखने को मिलती हैं। भारतीय संविधान ने भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है वो की गई है। लगभग 18 और 18 से ऊपर के आयु वाले जो बच्चे हैं वो अपनी वोट है वो डाल सकते हैं। इसे सार्वभौमिक मताधिकार है वो कहा गया है। तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं। भारत में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग संस्था है जो मुख्य चुनाव आयोग की अध्यक्षता में चुनाव की व्यवस्था कराती है। जिस प्रत्याशी को अधिक वोट मिलते हैं वह चुनाव जीत जाता है और उसे शासन करने के लिए या फिर वो भारत का जो शासन है या उस क्षेत्र का जो शासन है वो करेगा। जबकि हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। स्थानीय सरकार व राज्यों पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव राज्यों द्वारा गठित राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा है वो किया जाता है। एक तो इंडिया के लिए चुनाव आयोग है और एक है राज्यों के लिए। जो राज्यों में ग्राम पंचायत या जो तीसरे स्तर की जो गवर्नमेंट होती है उनका चुनाव है वो कराती है बेटा। समानुपात प्रतिनिधित्व दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के जो देशों के अंतर्गत पाए जाते हैं, एक तो है इजराइल और दूसरा नीदरलैंड। पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र है वो माना जाता है। प्रत्येक पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा अर्जेंटीना व पुर्तगाल में जहां पूरे देश में बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे दो समानुपातित विधि हैं वो लिए गए हैं। एक तो है इजराइल और नीदरलैंड के अंतर्गत पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर बांट दिया जाता है और इलेक्शन हम वो होते हैं। दूसरा क्या बताया गया, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में जहाँ पूरे देश में बहुसंसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। मतलब काफ़ी क्षेत्रों में डिवाइड है वो कर दिया जाता है, जैसे इंडिया के अंदर किया जाता है। ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की जो शुरुआत है वो की थी और वोट डालने का भी जो मत है वो यहीं से हुआ था, अमेरिका से ही। और इंडिया के आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग बताया गया है कि एक
निर्वाचन आयोग होगा स्वतंत्र और निष्पक्ष, जो प्रत्येक विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार रखेगा और सर्वोच्च न्यायालय भी इसे सहमत है। ठीक है। चुनाव संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग कुछ चुनाव सुधार संबंधी सुझाव भी देता है और स्वयं जनता को सतर्क करना चाहिए या जनता को भी सतर्क रहना चाहिए या जनता को भी सतर्क है ये करता है, बताता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं बेटा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं उनके बारे में। चुनाव क्या होते हैं? चुनाव लोकतंत्र व्यवस्था में जनता जिस विधि के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे ही चुनाव है वो कहते हैं। अब प्रतिनिधि क्या होता है? प्रतिनिधि होता है लोकतंत्र व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में संसद या विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को प्रतिनिधि कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ये क्या है? यूनानी जो राज्य थे उनके अंतर्गत है। कम जनसंख्या होने के कारण है वो प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर और अपना हाथ उठाकर या किसी अलग अलग तरीके से कोई भी कानून है या फिर जो सरकार चलाने में भाग है वो लेते थे। अप्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें जनसंख्या है, कुछ एक देशों में जनसंख्या है वो विशाल है, कुछ एक राष्ट्रों में, और यहाँ पे प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो संभव है, वो नहीं है। तो आम जनता प्रत्यक्ष रूप से एक स्थान पर एकत्रित होकर सीधे सरकार की कार्रवाई में भाग है वो नहीं ले सकते, तो इसलिए अपने प्रतिनिधि को भेजकर अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज कराती हैं। खुद न जाकर अपने जो उनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो वहाँ पर भाग है वो लेता है और सरकार के जो कानून है या सरकार चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करता है। लोकतंत्र, चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है और चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है या अधूरा है। भारत में जो चुनाव व्यवस्था है वो कैसी है? भारत में चुनाव व्यवस्था के लिए मूलभूत नियम, कानून व कुछ जो संस्थाएं हैं उनका गठन है वो किया गया है। गठन करके उनके जो नियम हैं वो बना रखे हैं। विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तनों का काम विधायिका को दे रखा है। परिवर्तन का जो काम है, कुछ परिवर्तन है वो करने होंगे तो ये विधायिका को दे रखा है। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, उसकी कार्यप्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कौन करेगा, कैसे होंगे, ये सारी स्पष्ट रूप से है वो लिखी गई हैं। चुनाव आयोग, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है। एक मुख्य चुनाव आयोग है, 2 अन्य हैं बेटा। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त वो थे बेटा सुकुमार सेन। तो अब आपके लिए जो काम है वो क्या है? वो है बेटा अब फिलहाल कौन है, ठीक है ना। अब फिलहाल कौन है ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है। अब सर्वाधिक वोट से जीतने की प्रणाली, इस प्रणाली को भारत में अपनाया गया है कि जिसके पास सर्वाधिक वोट होंगे वो जीत जाएगा। इसमें सर्वाधिक वोट पाने वाला विजय होकर चाहे जीत का अंतर एक ही वोट का ही क्यों ना हो, उसी को कहा जाता है क्या, मतलब उसको क्या मान लिया जाएगा, उसे विजयी है वो घोषित है वो कर दिया जाता है। एक मिनट बेटा, क्या हो गया ये? चुनाव आयोग होगा, यस, हाँ चलिए आगे बात करते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों को की एक प्राथमिकता सूची है वो जारी करती है और अपने उतने ही प्रत्याशी को उस प्राथमिकता सूची में चुना जाता है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। मतलब वो एक लिस्ट है वो जारी करती है कि कौन कहाँ से चुनाव है वो लड़ेगा। कुछ ही समय पहले है वो एक लिस्ट है वो जारी करनी पड़ती है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो कहा जाता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार होते हैं। एक तो है इजराइल और नीदरलैंड, पूरे देश में एक क्षेत्र में डिवाइड है वो कर दिया जाता है।
प्रत्येक पार्टी राष्ट्र चुनाव में प्राप्त वोट के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। दूसरा, अर्जेंटीना और पुर्तगाल देशों में वहाँ पे क्या है, काफ़ी क्षेत्रों में डिवाइड है, वो कर दिया जाता है। ये चीज़ें हम आगे भी डिस्कस है वो कर चुके हैं बेटा। भारत में सर्वाधिक वोट पाने की प्रणाली को क्यों स्वीकार की गई है? तो एक क्या है, यह प्रणाली काफ़ी सरल है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति और चुनाव का ज्ञान नहीं है। ये काफ़ी सरल है और ये उन मतदाताओं के लिए है जिन्होंने राजनीतिक और चुनाव का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है। बिल्कुल, उनके पास एक स्पष्ट विकल्प है, वो होता है। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव का असर मिलता है जो वो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मतलब देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों के चुनाव पर अवसर मिलता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है, देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवार जो मतदाता हैं जो वोट डालने वाले हैं, उनको दलों की जगह उम्मीदवार का जो चेहरा है वो देखकर वोट है वो डालते हैं, जिनका उनको व्यक्तिगत रूप से उनको काफ़ी ज़्यादा जो पहचान है वो मिलती है या उनके एक जो वोट है वो ज़्यादा मिलते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। भारतीय संविधान द्वारा विभिन्न वर्गों में संसद में समान प्रतिनिधित्व देने के प्रयास में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है वो की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाताओं को वोट डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय व सामाजिक वर्ग का होगा, उसके लिए सीट आरक्षित होंगी। तो भारतीय जो संविधान है उसमें क्या किया गया है, जो सीटें हैं उनको आरक्षित है वो कर दी गई हैं। वोट तो सभी डालेंगे पर वहाँ पे जो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो केवल एक निश्चित वर्ग, एक निश्चित कैटेगरी या एक निश्चित समुदाय को ही देखने को मिलता है। जैसे हमारे गांव के अंतर्गत होता है, जैसे इलेक्शन होते ग्राम पंचायत के, तो उनके अंतर्गत बताया गया है कि अब की बार जर्नल सीटें होंगी या ओबीसी की होंगी या निम्न कैटेगरी की जो सीटें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती हैं बेटा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। किसी जाति, धर्म एवं विशेष क्षेत्र के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के जो नागरिक हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। इसी को बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। चुनाव सुधार। चुनाव प्रणाली के अंतर्गत क्या क्या जो सुधार हैं वो किए जा सकते हैं बेटा। चुनाव की प्रणाली में कभी आदर्श नहीं हो सकती। जो चुनाव की जो प्रणाली है उसमें कभी न कभी वो कभी एक्यूरेट है वो नहीं हो सकती। उसमें कुछ न कुछ खामियां और जो सीमाएं हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। लोकतंत्र में समाज को अपने चुनाव और अधिक स्वतंत्रता और निष्पक्ष बनाने के तरीके को बराबर खोजते रहना पड़ता है कि कैसे हम अधिक से अधिक इसको स्वतंत्र बनाएं और निष्पक्ष बनाने की जो खोज है वो लगातार चलती रहती है या उस पर हम जो काम है वो करते रहते हैं। इसे चुनाव सुधार कहते हैं। जैसे भारत में औपचारिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो। औपचारिक बोल रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। आपराधिक होता है मतलब जिन्होंने कुछ गुनाह है वो किया है तो उनके चुनाव पर रोक लगाना, प्रतिबंध है वो लगाना। फिर भी चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य शिक्षा योग्यता निर्धारित करना कि मतलब कुछ चीज़ें हैं वो करना। जैसे अपराधों कुछ सुधार के लिए मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। जैसे पैसा, पहला पॉइंट आप लिख सकते हो पैसा बेटा। दूसरा चीज़ है अपराध, जो अपराधी होते हैं अपराधियों पर रोक लगे। तीसरी चीज़ और क्या हो सकती है, एजुकेशन, या फिर मैं कहूँ कि शिक्षा, ठीक ना, शिक्षा हो। और इनके लिए आयु भी एक निर्धारित है वो की गई है। तो ये कुछ जो सुधार हैं वो होने चाहिए बेटा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।